नेहा, आराधना, लक्ष्मी एंड वर्ष। ओके, तो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे उषा, जिसका मतलब है प्रभात, यानी कि सूर्योदय का दृश्य, जिसके राइटर हैं शमशेर सिंह बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड में है। इनके द्वारा प्रकाशित रचनाएं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूं नहीं मैं, इतने पास अपनी बात बोले ही, काल तुमसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश, इनका इन्होंने संपादन किया है। सम्मान, इनको सम्मान जो मिला साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से ये सम्मानित हुए। हाँ जी, साहित्य अकादमी और कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से ये सम्मानित हुए। निधन हुआ है इनका 1993 में। अहमदाबाद में पैदा हुए थे, देहरादून में, उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड में, और निधन हुआ है इनका अहमदाबाद में 1993 में। तुमने धरती का पद्य पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है। खुद को उर्दू और हिंदी का दुआब मानने वाले शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। यह संधि एक ओर साहित्य, चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्खता और अमूर्तता की तथा इंद्रिय और इंद्रिय तक की है। ओ माध्यम, क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। कथा विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि शमशेर की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में हुई है। उनकी एक बिंबधर्मिता शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कुची की अद्भुत कसीदाकारी का माध्यम रखती है। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है, बल्कि पाटता का मतलब होता है तय करना, बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की माध्यम, क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अवयवों और मुहावरों को दिया है। उन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं। उनका नाम ही शमशेर। चलिए नेक्स्ट पेज। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को कूदकर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस हो जाता है, अनुकुंजों से भी बना होता है। वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करती है, बल्कि सुनने और देखने को भी। यानी कि उनकी कविता में, उनकी रचना में ऐसा अनूठा संयोग मिलता है कि केवल आकर्षित ही नहीं करता उसको, सिर्फ
पढ़े जाने के लिए आकर्षित नहीं करता, बल्कि सुनने और देखने को भी आकर्षित करता है। योगवादी 1943 से प्रारंभ हुआ कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई। नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता में उपकरण बने। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ को चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ता कवियों ने किया। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना। प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ। प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय के ठीक पहले से पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। शमशेर ऐसे बिंदु कवि है जिन्होंने कविता की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। यह कविता भी उनका उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोग के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है, वह भोग की आसमानी गति को धरती के जीवन भरी हलचल से जोड़ने वाला स्रष्टा भी है। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवन परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहां सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है, ओग है स्लेट की कालीमा और चाक से रंग मलते अद्भुत बच्चों के नन्हे हाथ। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है तथा भविष्य की उजास है। वो है हर कालीमा की को चीर कर आने का एहसास कराती उषा। इस चैप्टर में बेटा हम यही सब पढ़ने वाले हैं। मैंने पहले ही चैप्टर शुरू करने से पहले ही आपको बता दिया था। सूर्योदय का बड़ा मनोहारी दृश्य दिखाया गया है। सूर्योदय से पहले आसमान, नीला आसमान, ऐसा लगता है जैसे किसी युवती ने राख का चौका लगा दिया। चलो अब चैप्टर में भी पढ़ लेते हैं हम। धीरे धीरे सूर्योदय होता है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। प्रातः नभ था बहुत नीला, यानी कि सुबह सुबह का दृश्य है और नीला आकाश ऐसा लगता है जैसे कोई शंख हो। भोग मतलब सुबह का दृश्य है, नभ मतलब आकाश, चौका। चौका जब रसोई बनाने के लिए उसको लीपा जाता है, चूल्हे को, उसको कहते हैं चौका। रसोई जहाँ पर खाना बनाया जाता है उनका। हाँ, गांव के बच्चे समझ गए होंगे, जो उनका चूल्हा होता है मिट्टी का चूल्हा होता है और जहाँ पर वो बैठ के खाना बनाते हैं तो उसको रोज वो लीपते हैं मिट्टी से ही, उसको चौका कहते हैं, यानी कि रसोई बनाने का स्थान। तो कवि कह रहा है कि सुबह का दृश्य है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। सुबह आकाश जो था वो नीले रंग का था, ऐसा लग रहा है जैसे कोई नीला शंख हो। भोर का नभ, सुबह का नभ, सुबह का आकाश। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा। कैसा लग रहा है वो? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसको राख से लीप दिया है और वो अभी गीला है, यानी कि अभी भी उसमें नमी होने के कारण वो अभी भी गीला है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो गीला है। आकाश सुबह ऐसे ही कलर का होता है, थोड़ा हल्का हल्का नीला, हल्का हल्का काला काला सा। तो कवि ने उसको बड़ा सुंदर चित्रण किया है कि ऐसा लग रहा है, ऐसा राख से लिपा हुआ चौका कि किसी ने अभी 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 उसमें चौका लगा दिया है, यानी कि लीप दिया, राख से लीप दिया है और जो अभी गीला है।
बहुत कालीशील जगह से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। कवि कह रहे हैं बहुत कालीशील जगह से लाल केसर से कि कैसे धुल गई हो, जैसे काले पत्थर काली शिल को लाल केसर से किसी ने धो दिया हो। तो जैसे सूर्य धीरे धीरे निकलने को होता है तो लालिमा फैल जाती है, तो उस लालिमा का ही कवि ये चित्रण कर रहा है कि जैसे काले पत्थर को काली शिल को लाल केसर से धो दिया हो। जो वो अंधकार हटने लगता है, छटने लगता है, उसमें धीरे धीरे जो लाल किरणें उभरने लगती है, सूर्य उदय होने लगता है क्षितिज की तरफ, तो ऐसा लगता है जैसे सूरज की जो लाली है वो केसर के समान चित्रण किया कवि ने। तो जैसे उस काली शिल को, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि ये राख से चौका गीला चौका लिपा है, तो वहां से उस काली शिल को लाल केसर से किसी ने धो दिया हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मट्टी मल दी हो किसी ने। ऐसा लगता है जैसे काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मिट्टी मल दी हो, लगा दी हो, उस पर लाल खड़िया मिट्टी लगा दी हो। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अंधेरा, अंधेरा को काली स्लेट के समान बताया उन्होंने, तो अंधेरा काली समय स्लेट है और सुबह की जो लालिमा है उसका लाल खड़िया चौक के समान चित्रण किया है उन्होंने। ठीक है, चलो अभी हमने इतना ही पढ़ा, आगे पढ़ते हैं। थोड़ा सा इसी से क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रातःकालीन आकाश की तुलना किससे की गई है और क्यों? बड़ा आसान क्वेश्चन है, जितना पढ़ा है जो समझ में आया बताइए। इसी से पता चलेगा कितने बच्चे ध्यान दे रहे हैं, कितने बच्चे मुझे ध्यान से सुन पा रहे हैं। शंख से की गई है। शाबाश, वेरी गुड। पहली लाइनों में साफ आया है, नीला शंख जैसे। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, आपके सामने ही आंसर लिखे पड़े हैं। हाँ, नीले शंख से की गई है। कवि ने, अच्छा क्यों? क्योंकि शंख पवित्र होता है ना, इसलिए। कवि ने भोग के नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा है? सामने आंसर है, बताइए। कवि ने भोग के नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा है? मैंने बताया भी आपको, सुबह सुबह आकाश कैसे दिखाई देता है, हल्का सा ग्रे कलर का नहीं दिखाई देता, राख भी ग्रे कलर की होती है। तो काला और सफेद जब हम मिक्स करते हैं तो ग्रे कलर का हो जाता है, इसलिए राख से लिपा हुआ कहा है। अभी गीला पड़ा है से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब आप ध्यान से नहीं सुन रहे, मैं हर चीज बता रही हूँ बेटा आपको। बेटा सुबह सुबह ओस गिरती है, ठंडा मौसम होता है, बाद में तो धूप निकल जाती है, मौसम में खुश्की आ जाती है ना। तो सुबह के मौसम में तो नमी होती, तभी तो ओस गिरती है। इसलिए कवि ने ऐसा कहा क्योंकि सुबह सुबह नमी भरा वातावरण होता है, ओस का वातावरण होता है, इसलिए कवि ने उस चौके को गीला बताया, क्योंकि गीले चौके में भी नमी होती है ना, इसलिए उसको गीला बताया।
प्रातःकालीन नभ के लिए कवि ने किन उपमानों का प्रयोग किया है? प्रातःकालीन नभ के लिए पहली लाइन में कहा नीला शंख, दूसरी लाइन में कहा लिपा हुआ, राख से लिपा हुआ चौका। यही तो उपमान दिए है। आगे भी है बल्कि उपमान तो आसमान का सौंदर्य दिखाने के लिए कवि ने किन उपमानों का प्रयोग किया है? सामने ही आंसर लिखे हैं। सामने ही आंसर लिखे हैं बेटा। अरे काली सिल पर केसर मल दियो, स्लेट पर खड़िया मिट्टी मल दियो, लाल खड़िया मिट्टी। है तो सही सामने उपमान। अच्छा, बहुत कॉमन सा, कवि ने किस समय का चित्रण किया है? सुबह। इसका मतलब एक ही बच्चा सुन रहा है मुझे। बताओ बेटा। और ये कैमरा सिर्फ तरुण लोहिया ने ऑन किया, बाकी सब ऑफ किए बैठे हैं। ये चैप्टर निखिल, क्लियर आ रहा है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, बोलो बोलो। मैम ये चैप्टर क्लियरली समझ ही नहीं आ रहा है। वही कोशिश कर रही हूँ बेटा। यहाँ प्रातःकालीन सौंदर्य वर्णन किया गया है। सूर्य, उषा, मैंने बताया उषा यानी कि प्रभात का चित्रण हुआ है। ठीक है, ध्यान दोगे तो समझ आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ ना आने योग्य है बेटा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। चलो दोबारा ले लेते हैं, अगर आपको समझ नहीं आया दोबारा ले लेते हैं। सूर्योदय का समय है। सूर्य उदय होने से पहले आकाश नीला शंख जैसा, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोग का नभ। यानी कि सुबह का आकाश ऐसा लग रहा था जैसे कोई नीला शंख हो। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, क्योंकि सूर्य उदय नहीं होता है तो आसमान कैसा होता है? अभी भी आसमान को ध्यान से देखिए तो वो ग्रे कलर का होता है, स्लेटी कलर का होता है, जैसे सफेद और काला रंग मिक्स कर देते हैं। इसलिए कवि ने ऐसा कहा है, क्योंकि जो राख होती है वो भी इसी कलर की होती है ना। तो कवि ने इसका चित्रण किया है ऐसा कि जैसे राख से चौका लगाया हो। चौका होता है जहाँ पर रसोई बनाते हैं, है ना। तो उन्होंने चित्रण किया है जैसे किसी गृहिणी ने राख से चौका लगाया हो, अभी अभी राख से लीपा हो और वो अभी गीला है। गीला क्यों कहा है? क्योंकि सुबह का समय है, सूर्योदय से पहले का समय है, तो वातावरण में नमी होती है ना। उस नमी के कारण गीला कहा है, क्योंकि सुबह सुबह ओस गिरती है, नमी होती है, उस नमी के कारण गीला कहा है उसने। अब समझ गए हो? यस मैम। यस मैम। हाँ। बहुत काली सिल जगह से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। जैसे ही सूर्य ऊपर उठने लगता है, अब ये भी अच्छा है कि सूर्योदय के समय ही आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ मैं, तो अभी अभी आपके सामने ही रियल में भी है। तो जैसे अंधकार छटता है, सूर्योदय होने लगता है तो अंधकार छटता है। धीरे धीरे पहले लाल किरणें आती है, वो बाद में चमकती है, पहले तो लाल लाल किरणें ही आती है। क्षितिज में अगर आप दूर से देखोगे तो लालिमा छाती है पहले। तो उस समय का चित्रण किया गया है कि काली सिल को जैसे धोकर उसमें लाल केसर से धो दी हो, क्योंकि वो लालिमा आती है ना, उसको लाल केसर बताया है।
पहले वातावरण में काली माँ थी है, उसको फिर वो लाल किरणें उभरी, तो उसका उन्होंने ऐसा चित्रण किया है कि जैसे लाल केसर से उस काली पत्थर को, काली सिल को धो दिया हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मट्टी मिलती हो। जैसे स्लेट का रंग होता है ग्रे कलर का, जैसा मैंने बताया पहले, काली काली स्लेट होती है, उसके ऊपर अगर लाल खड़िया मल दोगे तो उसको उन्होंने उपमा दी है किसकी? सूर्योदय की, सूर्योदय के समय की। ठीक है, जिस समय सूर्योदय होता है तो पहले तो अंधकार ही होता है, अंधेरा ही होता है, काला आकाश होता है, उसमें फिर धीरे धीरे लाल किरणें निकलती है। तो उन्होंने कहा है कि जैसे काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक मिट्टी मल दी हो किसी ने। अब समझ में आ गया बेटा? यस मैम। गुड। नील जल में या किसी की गोग झिलमिल देह है जैसे हिल रही हो। अब यहाँ से पढ़ेंगे हम। नील जल में या किसी की गोग झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। इसमें कवि कह रहा है जो सुबह सुबह का जैसे रूप बदलता रहता है, जैसे पहले अंधेरा था, काली माँ थी, फिर उसमें लाल किरणें निकली, काले को भी कहा है कि जैसे गीला चौका लगाया हो, अभी लीपा हो किसी ने। उसके बाद जब लाल किरणें निकली तो उन्होंने कहा कि जैसे काले पत्थर पे, काली सिल पर लाल केसर से उसको धोया गया हो, या फिर काली सलेट पर लाल खड़िया मिट्टी मलती हो। जैसे हम सफेद चौक से लिखते हैं तो उन्होंने कहा लाल खड़िया मिट्टी से मली हो उस पर। ठीक है, तो कवि इस पल पल परिवर्तित होते दृश्य को आगे बढ़ा रहे हैं। नील जल में या किसी की गोंग झिलमिल देह है जैसे हिल रही है। नील जल में, क्योंकि अब आकाश का रंग नीला हो चुका है, तो नीले रंग में, नीला गहरा नीला आकाश है, तो उस नीले आकाश में सफेद आभा दिखाई देने लगती है। तो उसका, उस सफेद आभा का क्या कहते हैं? आप भी देखते हैं, आसमान में देखते हैं तो जैसे सफेद सफेद बादल होते कहीं कहीं पर, उस आभा को उन्होंने और उपमा दी है कि जैसे कोई गोरी सिंदरी की देह हिल गई हो। जैसे नीला आकाश है उसमें सफेद भी दिखाई देगा है, सफेद आभा जो दिखाई दे रही है, उस आभा को उपमा दी है उन्होंने कोई गोरी सुंदरी युवती की। गोर झिलमिल देह जैसे हिल गई, कि ऐसा लग रहा है कि जैसे नीले जल में या किसी की, जैसे कोई नीले जल में कोई गोरी सुंदरी हिल गई। क्यों ऐसा क्यों कह गए हैं? क्योंकि नमी के कारण सूर्य का हिलता हुआ सा प्रतीत होता है। नमी या धीमी हवाएं चल रही है तो उसके कारण सूर्य का जो प्रतिबिंब है, उनकी जो परछाई है, आपको पता है ना, ऐसा लगता है जैसे कि सूर्य जल में डूब रहा है, जल से निकल रहा है। और वाकई में हमने देखा भी था बेटा, ये दृश्य बड़ा मनोहारी लगता है। हम कन्याकुमारी गए थे तो वहां पर देखा था हमने, स्पेशल वहां पर लोग यही देखते हैं, सूर्योदय और सूर्य अस्त का दृश्य बड़ा सुंदर होता है। तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य जल में डूब रहा है। तो जब सूर्य की किरणें वहां पर हिल गई है तो उनको उन्होंने एक नवयुवती का नाम दिया, एक गोरी सुंदरी का नाम। उन्होंने ऐसा इसीलिए कहा है कि जो सूर्य का प्रतिबिंब है वो उस जल में थोड़ा हिलता सा प्रतीत होता है, इसलिए उन्होंने एक गोरी सुंदरी की उपमा दी कि ऐसा लग रहा है जैसे नीले गगन में, जल में कोई गोरी सुंदरी हिल गई हो।
और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। जादू टूटता है यानी कि उषा का जो जादुई प्रभाव था वो धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है, क्योंकि सूर्य उदय होने लगता है ना। पहले दृश्य कुछ और था, अब कुछ और है। तो जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है, क्योंकि यह समय पल पल परिवर्तित हो रहा है। तो ये जो बदलता हुआ सौंदर्य था वो अब समाप्त हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे उषा का जो जादुई प्रभाव था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सूर्योदय की या हिलते हुए सूर्य की उपमा किससे की गई है? समानता किससे की गई है? मैम उनकी उपमा एक गोरी सुंदरी से की गई है जो हिल रही है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। आंसर आपके सामने ही है बेटा, ध्यान से सुनोगे तो बहुत अच्छे आंसर दोगे। वेरी गुड, इसका मतलब बच्चे ध्यान दे रहे हैं। उषा का जादू टूटने से क्या तात्पर्य है? मैम धीरे धीरे सूर्य उदय होता है, इसी तरह मतलब सूर्य उदय होता है तो वो कवि कहता है कि ये जो जादू है ये टूट मतलब हट रहा है। हट रहा है, समाप्त होगा, क्योंकि जो पहले का बदलाव था, जो पहले का मतलब उन्होंने चित्रण किया था वो बिल्कुल बदल जाता है, सूर्योदय के साथ ही बदल जाता है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। वेरी गुड, शाबाश। ये बॉयज कोई भी आंसर नहीं दे रहे हैं बेटा, आपको समझ नहीं आ रहा या बोलना नहीं चाह रहे, बोलने में शर्मा गए हो? बोलो, अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं दोबारा समझाऊंगी, इसका तो इलाज है हमारे पास। लेकिन बोलना नहीं चाह रहे, जवाब नहीं देना चाह रहे, इसका क्या इलाज है बेटा? ये पढ़ चुके हैं हम बेटा, जैसा भी समझ में आए, अगर आप गलत भी बताओगे तो उससे भी सही सीखोगे। मैं बार बार एक ही चीज कहती हूँ। अच्छा, समाप्त हो चुका हमारा चैप्टर। चलिए, अब हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, अभी हमारे पास है टाइम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील चित्रण है? मैम जब वो कहते हैं कि जब सूर्य उदय होता है तो वो मतलब जब वहां पे ओस पड़ा रहता है और फिर वो एक नए नए लिपे हुए चूल्हे की तरह दिखता है। जी हाँ, ये चूल्हा तो गांव में ही मिल सकता है, शहरों में तो मिलेगा नहीं। यस मैम। हाँ, शाबाश, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो आप। क्योंकि उसने कहा कि ऐसा लगता जैसे राख से चौका लीप दिया हो। अब ये चूल्हा लेपेंगे तो वो तो गांव में ही होगा। दूसरा, गोरी युवती भी कहा, गोरी युवती का मखमली शरीर, जो उसने कहा है कि गोरी युवती की शरीर हिल गई है। वातावरण में नमी है। और स्लेट खड़िया का भी उत्तर दिया था, एक स्लेट खड़िया की। तो शहरों में कोई स्लेट यूज नहीं करते, गांव में ही होता है ये। तो ये कई उदाहरण ऐसे हैं जिससे देख के हमें पता चलता है। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। भोग का नभ, राख से लिपा हुआ चौका,
अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्टक, विराम चिन्ह और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपर्युक्त पंक्ति में कोष्टक में कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है, समझाइए। जी हाँ, देखो जो ब्रैकेट में कोष्टक में हमें लिख के दिया है अभी गीला पड़ा है, इसका क्या महत्व है यहाँ पर? मैम सुबह सुबह जो नभ होता है, बादल होता है, वो बिल्कुल गीला होता है, ओस आता रहता है तो उससे गीला रहता है, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से मिट्टी का चौका होता है, मतलब वो नमी, जब वो नमी सा होता है तो वो गीला रहता है, उसी को कवि ने दर्शाया है। जी हाँ, अगर ये लाइन नहीं लिखते कवि, ब्रैकेट में नहीं लिखता, तो राख का से लिपा हुआ चौका वो तो सूखा भी हो सकता है। इसी से तो हमें पता चला है कि हाँ उसमें नमी है, क्योंकि वातावरण में नमी है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। तो इनका भी अपना महत्व होता है। ये चीजें कविता में नया अर्थ देती है, ठीक है, क्योंकि इस कोष्टक से एक विशेष अर्थ पैदा हुआ है। इस पूरी रचना में, पूरी कविता में एक विशेष अर्थ पैदा हुआ है। I hope you understand very well. Yes, ma'am. यस मैम। बट कैसे यकीन करूं, मुझे जवाब तो एक दो ही बच्चे दे रहे हैं, बॉयज ने तो किसी भी एक बच्चे ने जवाब देने की कोशिश ही नहीं की। अगर समझ नहीं आया तो मैं दोबारा से भी पढ़ा दूंगी बेटा। क्योंकि कोई भी नई चीज होती है, हो सकता है एक बार में समझ नहीं आए, लेकिन फुल कोशिश यही है कि मैं आपको समझा पाऊँ। एक बार नहीं, चाहे मुझे 6 बार पढ़ाना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर किसी को समझ ना आए तो आप एकदम फ्रीली मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके ट्रांसलेशन और क्वेश्चन आंसर तो सिर्फ 2 ही है इसमें, और वो भी बहुत छोटे छोटे, बहुत कॉमन से हैं। मुझे सिर्फ तरुण के अलावा किसी का होमवर्क नहीं मिल रहा है बेटा। तो प्लीज आप टाइम पर अपनी कॉपियां सबमिट कीजिए, अपना होमवर्क सबमिट कीजिए। डिडक्टिव चैप्टर की लिस्ट मैंने भेज दी थी, उसको देख लेना। वंश लोहिया, एक भी आंसर नहीं दिया है बेटा आपने, ना निखिल ने दिया आज तो। अवनीश तो है ही नहीं। चलिए, जहां भी जिसको कोई भी डाउट लगे बेटा पूछा करो, पूछोगे तभी तो मुझे पता चलेगा किसको कहाँ पे होगा। लेकिन जब मैं पूछती हूँ तो मुझे भी जवाब रहता है को करने के भी कठोर भी लिखता है, शब्दों में अर्थ रखता है। एक एक शब्द को खोलकर बता रही हूँ, एक एक वर्ड का मीनिंग बता रही हूँ बेटा, इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम समझने में ना आए। हर वर्ड का मीनिंग बताया जाएगा आपको। लेकिन मेरे पढ़ाने के साथ ही आप लोग बुक्स बंद करके बैठ जाते हो। एक बार उसको रिवीजन कीजिए, तभी तो आपको समझ में आएगा कि आपको प्रॉब्लम है कहाँ, और तभी आप पूछ पाएंगे। जब आपको खुद ही नहीं पता कहाँ समस्या आ रही है तो पूछोगे क्या, उसका समाधान क्या, ठीक है।
इसलिए एक बार उसको पढ़ के देखिए और उसी के साथ में उसका हम आंसर भी जैसे पढ़िए। कठोर द्वार तो कविता में होता है, जैसे लगता हाँ। मन कवि होता है, इसलिए सबकी कविता का सिर्फ है करता है, उपमा को करते भी कठोर भी लिखता है, शब्दों में अर्थ करता है। क्यों? बाद में कर लेंगे, कोई जल्दी है? सबसे पहले हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा। इस पाठ में हमने क्या पढ़ा? उषा का सौंदर्य, ठीक है, यानी कि सूर्योदय से पूर्व का सौंदर्य। सूर्योदय से पहले आकाश में कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, पल पल परिवर्तन होते बदलते रूप को कवि ने अपनी कलम से उभारा है। पहले अंधकार होता है, अंधकार छटता है, नीला गगन होता है, नीले गगन को नीला शंख कहा है, नीले शंख की उपमा दी है उन्होंने। अंधकार को काली सलेट की और काली सिल की उपमा दी है। उसकी किरणों की लालिमा को केशर की उपमा दी है और सलेट के साथ में लाल मिट्टी, खड़िया मिट्टी की उपमा दी है। उसके बाद नीले आकाश में जो सफेद आभा दिखाई देती है, उसको एक गोरी नवयुवती की उपमा दी है। हाँ बेटा, अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। हाँ हाँ बोलो। शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। Any doubt, anyone? No, ma'am. Very good.